आज का टॉपिक है वो है मिथ वर्सेस फैक्ट्स रिगार्डिंग फर्टिलिटी। बिकॉज मिथ क्या होता है? मिथ होता है कि कोई भी लोग, जो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं किसी एक आइडिया में, लेकिन वो सच नहीं होता। सो ऐसे बहुत से मिथ्स हमारे फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आईवीएफ की ट्रीटमेंट के साथ स्पेशली, जिसके कारण कि हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी हिचकिचाते हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ने में। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hi, good evening everyone. So we'll just start this session. I'll start by introducing myself. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रीमा सरकार है। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंदिरा आईवीएफ चंडीगढ़ के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ बतौर सेंटर हेड और बतौर आईवीएफ की या फर्टिलिटी कंसल्टेंट। सो आज का ये लाइव सेशन हमने बेसिकली एजुकेशनल पर्पस से बेसिकली अपने पेशेंट्स के साथ या जनता के साथ जुड़ने के लिए किया है, जो कि फर्टिलिटी इश्यूज के बारे में कंसर्न है। और जो कि आज का टॉपिक है वो है मिथ वर्सेस फैक्ट्स रिगार्डिंग फर्टिलिटी। बिकॉज मिथ क्या होता है? मिथ होता है कि कोई भी लोग, जो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं किसी एक आइडिया में, लेकिन वो सच नहीं होता। सो ऐसे बहुत से मिथ्स हमारे फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आईवीएफ की ट्रीटमेंट के साथ स्पेशली, जिसके कारण कि हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी हिचकिचाते हैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए आगे बढ़ने में। सो ये एक ओपन फोरम हमने रखा है जहाँ पर आप अपने सवाल रख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उनके ट्रू फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर सकूँ या पेश कर सकूँ। सो इसके साथ ही आई विल स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस बिकॉज सम पीपल हैव पोस्टेड। सो पहला क्वेश्चन है कि मेरा सीटिंग जॉब है और लैपटॉप पर काम करता हूँ, क्या मुझे फादर बनने में कोई इश्यू आएगा? सो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। इवन एज वी स्पीक, कल फर्टिलिटी रेट के सेंसस कल ही डिक्लेयर हुए हैं एंड वीव कम टू नो दैट फर्टिलिटी रेट इन आवर कंट्री इज रियली डिक्रीजिंग। बहुत कम हो गया है और इवन इतना कम हो गया है जो रिप्लेसेबल वैल्यू से भी अब नीचे जा चुका है। इट इज़ 1.9, जबकि बहुत हाई होना चाहिए। सो इसमें भी मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आज का जो हम पेशेंट्स देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी या समस्या बनती जा रही है। और इसका कारण अगर हम देखें इन चीज़ों के बारे में कि जो मेल फर्टिलिटी हम 80s या 90s में देखा करते थे, वो अब आते आते अभी 2025 तक आते आते बेहद बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? अगर हम कारणों को देखने में आए तो ज़्यादातर वहाँ पर लाइफस्टाइल ही है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और एग्जैक्टली आप कह रहे हो लैपटॉप के बारे में, आपने एक बहुत स्पेसिफिक सा सवाल पूछा है। ऑल्दो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ लैपटॉप यूज की वजह से मेल इज इक्वल टू मेल इनफर्टिलिटी, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण समझा जा सकता है कि जो कि लाइफस्टाइल की चेंजेस में हमने देखा है कि इंक्रीज्ड यूज ऑफ गैजेट्स। ठीक है, सो लैपटॉप्स एक्चुअली आर नॉट मेंट फॉर लैब्स, दे शुड बी ऑन द टेबल। व्हाई? बिकॉज लैपटॉप्स हीट जनरेट करते हैं और कोई भी लोकली हीट जनरेटिंग डिवाइस जो कि अगर टेस्टिकुलर एरिया के पास रखा जाएगा, सो इट विल इंक्रीज द लोकल टेम्परेचर एंड अगर प्रोलॉन्ग्ड एंड रेपिटेटिव यूज रहेगा तो ये स्पर्म की प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो नेटवर्क्स हैं आजकल, जो भी कम्युनिकेशन के लिए हम नेटवर्क्स इंटरनेट यूज करते हैं कि आजकल अलग अलग 5G है और 4G है एंड वट एवर, सो ऑल ऑफ दीज हैव have bad effects on the spermatogenesis. So इसलिए लैपटॉप के यूज से हाँ जी, अगर वो कंटिन्यूड है, definitely it can affect the sperm production and the health of the sperms. So advisable is कि लैपटॉप्स को लंबे टाइम के लिए लैब्स पे मत रखें। I hope I am able to help you here. उसके बाद क्वेश्चन है स्ट्रेस लेने से प्रेगनेंसी में इशू आता है क्या? देखिए, स्ट्रेस लेने से तो हर चीज़ में इशू आता है। इट इज़ अ वेरी बैड फैक्टर फॉर
हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, WHO भी कहता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग. सो अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो आपका मेंटल वेलबींग कैसे सेटल्ड हो सकता है और आप हेल्दी नहीं होगे. सो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है. डेफिनेटली देखिए, स्ट्रेस का हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि ज्यादातर जो हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ पर एरिया होता है हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी. ये एक्सेस बनाते हैं. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं तो HPO एक्सेस होता है फीमेल्स में, एंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस होता है मेल्स में. और ये स्ट्रेस से, थॉट से, अगर हम परेशान हो रहे हैं या हम खुश हो रहे हैं या हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, सो इन सारी चीज़ों से इन हॉर्मोन्स का रिलीज बहुत हद तक के अफेक्ट होता है. सो इफ वी आर स्ट्रेस्ड आउट ऑल द टाइम, कभी कभार तो हर किसी की लाइफ इतनी स्ट्रेस फ्री, तो ये तो आइडियल सिचुएशन तो किसी के साथ भी नहीं होती है. लेकिन अगर आपका ज्यादातर समय आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ स्ट्रेस बस्टर आपने लाइफ में नहीं रखा है, तो yes, definitely the hormone secretions from these HPO excess can get affected, and ultimately फिर ये ओवेरियन और टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट करके प्रेगनेंसी होने में और प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये दिक्कतें कर सकता है. तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन हाँ उसको कम करने के लिए अपनी कोई हॉबी बनाना, जैसे कि रीडिंग या कोई स्पोर्ट्स या जिम जाना या जो भी आपको अच्छा लगता है, वो बहुत 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 ज़रूरी है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार ये मिसकैरेज हुआ तो क्या दोबारा कंसीव नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बस्ट दिस मिथ. यहीं के यहीं इस बिलीफ को रोकना बहुत ज़रूरी है. मिसकैरेज होना, यस, इमोशनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है किसी भी कपल के लिए. आई वोंट से सिर्फ महिला के लिए, बट किसी भी कपल के लिए ये एक बहुत ही इमोशनली डेविस्टेटिंग हो सकता है. लेकिन दिस इज नॉट द एंड, डेफिनेटली नॉट द एंड. जैसे जैसे मुझे ऑलमोस्ट अब 20 इयर्स के आसपास हो चुका है इन प्रैक्टिसिंग द फील्ड ऑफ ऑब्स एंड गायनी एंड इनफर्टिलिटी, और मैं जैसे जैसे समय देख रही हूँ, एक्सपीरियंस में आगे बढ़ रही हूँ, मेरा मानना ये है कि मिसकैरेजेस आर जस्ट अ वे ऑफ नेचर्स वे ऑफ स्टॉपिंग व्हाट शुड नॉट गो अहेड. जो ठीक से नहीं बनी होती हैं प्रेगनेंसीज, जिनमें आगे चल के बच्चों को बनावटी नुक्स आ सकते हैं, ज्यादातर ऐसी प्रेगनेंसीज बहुत अर्ली मिसकैरेजेस में रिजल्ट करती हैं. सो वाइल ये मेरा एक साइंटिफिक तरीके से एक डॉक्टर की तरह इसको देखना और इस तरीके की बात करना शायद मेरे लिए इजी हो सकता है, एंड एक कपल के लिए वो इमोशनल अटैचमेंट होती है, सो डेफिनेटली उनको एंड ऑफ द वर्ल्ड लग सकता है. लेकिन अगर आप मेरे से after you've processed your grief, very important to go through it, to face it, उस grief को process करिए अपने mind में, और एक दिन उठ के अपने आप को खड़े होंगे तो आपको अपने आप को समझाइए कि एक मिसकैरेज या 2 मिसकैरेज या 3 मिसकैरेजेस के बाद भी मैंने पेशेंट्स को कंसीव करते हुए हेल्दी प्रेगनेंसीज, हेल्दी चिल्ड्रन के साथ देखा है, हेल्दी फैमिलीज देखी हैं. हाँ, डेफिनेटली अगर 2 मिसकैरेजेस हो जाते हैं, सो उसको एक गायनिकोलॉजिस्ट या एक ऑब्स्टेट्रिशियन को मिलके इनको इवैल्यूएट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पीछे क्या कारण है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी जो खराब हो रही है उसके पीछे कोई कारण ना हो. काफ़ी हद तक के हर चीज़ तो हम नहीं समझ पाए, अभी भी मेडिकल साइंस हर चीज़ तो नहीं समझ पाई है, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में हम काफ़ी सारी कंडीशंस के लिए अब टेस्ट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं. सो एटलीस्ट वो कंडीशंस जो मेडिकल साइंस को मालूम है उनके लिए टेस्ट कराइए, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, एक प्रॉपर अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप में रहिए, एंड ज़रूर से हेल्दी प्रेगनेंसी ज़रूर आती है, क्यों नहीं आती है. So I hope this is like motivating enough for you. Do not give up, please, for a miscarriage. Okay, so the next question is, me and my wife were researching on IVF treatment, and there are articles that say that IVF process is a little painful. Is that true? जी,
देखो, this is actually, I'm very glad you asked this question, you raised this topic. So actually most of my patients in my OPD in the first meeting itself they ask कि मैम हमें ये तो समझ में आता है कि हमारे लिए IVF ज़रूरी है, लेकिन अभी बहुत डर लग रहा है। सब इससे सुना है, मेरी फ्रेंड बता रही थी या मेरी कलीग बता रही थी कि बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है और मुझे इस चीज़ का डर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। देखिए, डर एक बहुत ही नेचुरल सी इमोशन है जो कि ह्यूमन होने का, जो कि इंसान है हम, तो ये इमोशन हम फील करेंगे ही करेंगे। एंड स्पेशली फियर ऑफ द अननोन, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। वो तो स्कूल के फर्स्ट डे, जॉब के फर्स्ट डे, एग्जाम के बाद हर जगह पर आता है। सो IVF भी एक ऐसी ही कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डर लगना एक जायज़ सी चीज़ है, एक नेचुरल इमोशन है। बट IVF में एक्चुअली देखा जाए तो हम हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं। इसके प्रोसेस को अगर हम देखें, सो 10 से 12 दिन तक के हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि महिला के जो ओवरी में मौजूद जो फॉलिकल्स हैं उनको हम मैच्योर एग्स में कन्वर्ट कर सकें। सो अगर आप ये इंजेक्शंस ले सकते हैं तो आप IVF इजीली करा सकते हैं। और वो इंजेक्शंस भी मैं बताऊं ज़्यादातर ऐसे पेन के ये टिप की तरह इतने होते हैं और इस तरीके से उनको बस ऐसे प्रेस करो और ये छोटी सी टिप के साथ इंजेक्शन लग जाते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे सब क्यूटेनियस इंजेक्शंस रहते हैं जो कि इंसुलिन की टीके की तरह पतली सी फाइन सी नीडल होती है और इसको लगाना बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, फिजिकली पेनफुल नहीं होता। हाँ, IVF आई टेल माई पेशेंट्स इज मेंटली पेनफुल, क्योंकि इतना कुछ कपल एंक्शियस होता है तो एक मेंटली पेनफुल ज़्यादा मैं इसे कहूँगी। हाँ, इसके बाद का जो ओवम पिकअप का प्रोसीजर है वो 15 मिनट की बेहोशी में किया जाता है। पेशेंट सेम डे 3 से 4 घंटों में ओवम पिकअप करा के पैदल अपने घर खुद जाते हैं। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो तो एक अल्ट्रासाउंड के प्रोसीजर की तरह ही है, जैसे जो कि हम OPD में आम करते हैं। सो ये बिल्कुल कहना गलत है कि IVF प्रोसीजर फिजिकली पेनफुल है, ठीक है। सो इजीली लेडीज करा लेती हैं और बहुत सारी चीज़ें फीडबैक मिलती हैं कि हाँ मैम, सुना था नीडल्स बहुत पेनफुल है बट हम करा पाए। और इसीलिए तो दूसरी बारी भी आते हैं लोग। पहली प्रेगनेंसी अगर IVF से हुई तो दूसरी बारी भी दूसरे बेबी के लिए भी कराने के लिए आते हैं, बिकॉज नाउ दे नो कि हाउ डिफिकल्ट और हाउ पेनफुल इट इज एंड दीज आर ऑल मिथ्स। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल करा पाते हैं इसको। सो आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस हियर। तो मैं ही कुछ कॉमन मिथ्स जो और मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि जैसे कि एक बार ही IVF कराया मैम हमने पहला, तो क्या अगला भी IVF ही कराना पड़ेगा? तो इसका एक बहुत प्लेन सिंपल आंसर ये है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है। तो दोबारा IVF कराना पड़ेगा विल डिपेंड अपॉन कि आपका पहला IVF का क्या कारण था, क्यों किया गया था वो। whether it was blocked fallopian tubes और eggs कम थे या sperm थे ही नहीं या कोई भी जो कारण। सो अगर तो वो कारण रेपिटेटिव है, मतलब अगर एग्स बिल्कुल जीरो थे या स्पर्म बिल्कुल जीरो थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि दोबारा से एग्स नहीं आ जाएंगे, दोबारा से अगली बारी भी स्पर्म जीरो ही रहेंगे। सो अगर कारण कुछ इस तरीके का था जो कि रेपिटेटिव है या कंटिन्यूड है, तो वो अगली बारी भी हो सकता है आपको IVF ही कराना पड़े। लेकिन अगर कोई कारण, कई पेशेंट्स अनएक्सप्लेन स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस की वजह से ये नहीं कंसीव कर पाते हैं, या लो AMH होता है, जीरो नहीं होता, लो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स नेचुरली भी एक IVF साइकिल, हमने अक्सर देखा है कि एक IVF साइकिल से बेबी हुआ और उसके बाद जैसे स्ट्रेस चला गया कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है और आप कूलली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट अपना रहे हैं, तो नेचुरल कंसेप्शन भी हमने होते हुए देखी है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेचर इज वेरी पावरफुल, मदर नेचर इज वेरी वेरी पावरफुल। और अगर आपका कोई रेपिटेटिव या एब्सोल्यूट इंडिकेशन IVF की नहीं थी पहली बारी में, तो आप अगली बारी में स्पॉन्टेनियस या नेचुरल या इवन IUI से भी कंसीव कर सकते हैं। पर ये डिसीजंस खुद मत लीजिए, दीज आर मेडिकल डिसीजंस। आप प्लीज अपने, अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी आफ्टर IVF प्लान कर रहे हैं, तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से संपर्क में जरूर आए। वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे आपके शरीर की या आपके टेस्ट वगैरह की कंडीशन देखने के बाद।
इसके अलावा जो मुझे याद आ रहा है मिथ जो कि बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि मैम मेरा पहला जो मेरा आईवीएफ हुआ है उसके बाद मेरा सिजेरियन ही होगा क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती हूँ? अब आईवीएफ का बेबी है क्योंकि मेरा। तो देखिए ऐसा भी अगेन जरूरी नहीं है। मैंने ही अपने करियर में कितने आईवीएफ के पेशेंट्स को नेचुरली या वजाइनली डिलीवर कराया है, और जरूरी नहीं है कि सिजेरियन ही हुआ है। लेकिन आप समझिए कि आईवीएफ किस कैटेगरी या किस तरह के पेशेंट आईवीएफ कराते हैं। यूजुअली ये वो लोग हैं जो नेचुरल के आईवीएफ के लिए काफी देर तक वेट करने के बाद अब आईवीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस मैटरनल एज हो गई है। 35 ईयर प्लस, 37 ईयर प्लस, 40 ईयर प्लस के लोग यूजुअली आईवीएफ की तरफ आ रहे हैं, या उनमें कोई ना कोई कारण है या कोई बीमारी है या कोई कंडीशन है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है या कोई भी इस तरह की इन्फेक्शंस हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने एट द फर्स्ट प्लेस आईवीएफ कराया था। सो अगर ये कंडीशन आपकी डिलीवरी के टाइम को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि अगर सेप्टम है यूट्रस के अंदर, तो हो सकता है कि ऐसा पेशेंट वजाइनली ना डिलीवर कर पाए, या एडवांस मैटरनल एज थी तो जो पेल्विक मसल्स हैं उनका स्ट्रांग होना टू बी एबल टू पुश आउट द बेबी वजाइनली बहुत जरूरी है। और वो बढ़ती एज के साथ हर किसी की पेल्विक मसल्स रिलैक्स होती हैं या लैक्स होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स कभी कभार पुश आउट वजाइनली नहीं कर पाते हैं। और प्रोलॉन्ग लेबर में अगर कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन अपने पेशेंट को जाते हुए देखता है तो दीज आर एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा केयर्ड फॉर प्रेगनेंसीज। तो सब लोग अपना थ्रेशोल्ड शायद नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी से कम रखते हैं कि अगर नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी में अगर आपने 10 घंटे का लेबर ट्रायल दे दिया तो शायद इनको 3 या 4 घंटे का ही मिलेगा, और जल्दी इनको डिलीवरी की तरफ चाहे वो सिजेरियन से हो रही है तो वो इन पेशेंट्स को जल्दी ही इस तरफ से लेके जाने का हर ऑब्स्टेट्रिशियन का रहता है, क्योंकि इन दी एंड एवरीवन वांट्स अ हेल्दी मदर एंड दी हेल्दी बेबी इवन मोर देन द मोड ऑफ डिलीवरी। सो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सिजेरियन ही होगा, बट यस काफी बार ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा जो मुझे डीएम्स आए हैं उसमें जो मिथ पूछा गया है कि अगर दोनों हम पार्टनर्स हेल्दी दिख रहे हैं फिर भी मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गई तो वो मेरे टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं। सो देखिए ऐसे है कि फर्टिलिटी टेस्ट इवन दो आप हेल्दी दिख रहे हैं, बट किसी के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जानने के लिए कि आपके शरीर में क्या क्या फंक्शंस अपने आप से पूरे हो जा रहे हैं और कहाँ कहाँ कमी आ रही है, वो जानने के लिए हमें कुछ टेस्ट रन करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि बेसिक आपकी हेल्थ के चेकअप्स में नहीं आते हैं। सो इन टेस्ट कैसे टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि एक AMH नाम का हार्मोन होता है महिला में जो कि हमको ये बताता है कि किसी भी लड़की के अंडेदानियों के अंदर अंडे कितने हैं या किस क्वालिटी के हैं। एक तरह से हम इसका अंदाज लगाते हैं इस टेस्ट से। या फिर एक अल्ट्रासाउंड जो कि ट्रांसवजाइनली अगर किया जाए तो बेहतर होता है, जिसमें कि हम AFC या एंट्रल फॉलिकल काउंट देख सकते हैं। मतलब हम देख पाते हैं कि किसी भी महिला के अंडेदानी में कितने अंडे या कितने फॉलिकल एक्सपेक्टेड हैं, कितने हैं। इसके अलावा यूट्रस के इनसाइड्स देखने के लिए यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है, ये सब जानने के लिए हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है। और हार्मोनल प्रोफाइल, दीज आर द बेसिक इनफर्टिलिटी टेस्ट फॉर एनी वुमन जो कि हमको गाइड करेंगे कि आपके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तभी तो हम आपको उस प्रॉब्लम के हिसाब से देखते हुए अंदाज का नहीं बल्कि एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफर कर पाएंगे। इसके अलावा मेल्स के लिए एक ही बेसिक टेस्ट होता है, वो है सीमेन एनालिसिस, जो कि प्रॉपर एब्स्टिनेंस पीरियड ऑफ 2 to 5 डेज के बाद किया जाना बहुत जरूरी है। सो दीज आर जस्ट बेसिक टेस्ट। जो ट्यूबल स्टेटस की ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, इसके लिए आप HSG भी कर सकते हैं, कुछ लोग लेप्रोस्कोपी करना प्रेफर करते हैं, बट ये कुछ टेस्ट हैं जो कि बेसिक हैं किसी भी कपल के, जिनसे मुझे एक आइडिया लगेगा कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है उनको किस तरह की दिक्कत है और मुझे उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट एडवाइस करना चाहिए। सो एक क्वेश्चन अभी आया है कि डॉक्टर ये PCOS में IVF काम करता है क्या, या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन ट्राई करना चाहिए।
सो देखिए पीसीओएस एक सिंड्रोम है ना, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन नाउअडेज। अगेन ये भी एक लाइफस्टाइल की देन है। सो बेसिकली पीसीओएस किसी को हो जाता है और किसी को नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली पीसीओएस जेनेटिक इनका प्रीडिस्पोजिशन रहता है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स रहती हैं जो कि अलग तरीके से काम करती हैं। और जब आप लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है कि आप बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा की तरफ है और आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये जीन्स ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो होता क्या, डिफरेंस क्या होता है कि इनमें हाई ओवेरियन रिजर्व रहता है। मतलब इन ऐसी लड़कियों के अंडेदानियों में जो कच्चे अंडे हैं वो ज़रूरत से भी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी भी टाइम पे अगर मैं किसी लड़की का स्कैन करने जाऊँ, अल्ट्रासाउंड करूँ, तो मुझे 10-12 अंडे अगर दोनों ओवरीज में दिख रहे हैं तो मैं बोलूँगी ये नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व की लेडी है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑल्सो। बट अगर मुझे यही बहुत ढेर दिख रहे हैं, ओवरीज भरी पड़ी हैं, 30-30, 35-35 फॉलिकल एक साइड पे दिख रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये ओवरीज जो है हाई ओवेरियन रिजर्व की हैं। ये पीसीओएस का एक पार्ट होता है। इसके अलावा अगर लेडी को मेंसेस सही से नहीं आ रहे हैं, अगर उनमें हाइपर एंड्रोजिनिज्म के सिम्टम्स है, जैसे कि फेस पे काफ़ी हेयर बाल होना या एंड्रोजेनिक फीचर्स होना, नेक पे ऐसे ब्लैक निशान होना, ओबेसिटी होना, सो ये सारे अगर फीचर्स हैं तो वो सिंड्रोम में फॉल करते हैं। तो जब कोई भी एक सिंड्रोम में होता है तो एक स्पेक्ट्रम होता है यूजुअली। कई बहुत माइल्ड केसेस भी होते हैं कि जैसे कि सब कुछ सही था उनका, ना पीरियड्स कभी इरेगुलर हुए, ना ही कभी बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आई, कभी स्कैन कराने गए तो किसी ने देख के बोल दिया अरे तुम्हारी ओवरीज तो पॉलिसिस्टिक है, राइट। टू सो सिवियर केसेस ऑल्सो। अनदर एक्सट्रीम इज कि इतना सिवियर पीसीओएस भी होता है कि हमने आईवीएफ भी कर लिया, अपने अंडों से नहीं आ पा रही है, बार फेल हो रहा है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स को एक्सट्रीम नहीं होते, ज्यादातर पेशेंट इस स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। सो अगर वो आपका माइल्ड है पीसीओएस है तो आपको हमेशा पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। हर किसी को जरूरी नहीं है आईवीएफ की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ डेफिनेटली कई पेशेंट्स को माइल्ड ओवुलेशन इंडक्शन की टैबलेट्स देके हार्मोन की कमी पड़ रही है तो हार्मोन की टैबलेट्स हम बाहर से देके ट्राई करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके। नहीं हो पा रहा तो आईयूआई से हम उसको असिस्ट कर देते हैं। और अगर किसी तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है देन आईवीएफ पे डेफिनेटली मूव ऑन करना इज अ वेरी वाइज डिसीजन, बिकॉज डेफिनेटली आईवीएफ पीसीओएस के पेशेंट्स में काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए, मैं किसी के एग की एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मैं या कोई भी और डॉक्टर किसी के भी जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पीसीओ हैं तो आप पीसीओ ही रहेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं आईवीएफ में? हम प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एक नेचुरल साइकिल या एक आईयूआई में एक ही एग बड़ा होता है। सो हम एक आईवीएफ साइकिल में मल्टी फॉलिकुलर ग्रोथ कराने की कोशिश करते हैं कि ढेर सारे अंडे एक ही बारी में हमने बड़े कर लिए, एक ही महीने में हार्मोन के इंजेक्शंस लगा के। तो अब ये प्रोबेबिलिटी कि एक में से एक ही जेनेटिकली नॉर्मल निकलेगा की बजाय शायद 15 एग्स हमने बड़े किए थे और शरीर से बाहर निकाले थे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे शायद इसमें से 5 या 6 या 7-8 हमें मैच्योर मिल जाएं और इनमें से हम 2 या 3 अच्छे एम्ब्रियो या ब्लास्ट बना सके जो कि इस कपल के लिए प्रेगनेंसी दे जाएं। सो हम आईवीएफ के माध्यम से पीसीओएस के पेशेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली आईवीएफ पीसीओएस पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है। ऑफ कोर्स स्पेशली जब आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जब आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, ओवुलेशन इंडक्शन काम अप नहीं कर रही है। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसके अलावा है कि एक बार ही आईवीएफ फेल हो गया तो दोबारा आईवीएफ ही ट्राई करना। आई थिंक आई हैव आंसर दिस। क्या वो आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है क्या? डेफिनेटली। देखिए, एक हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट मानते हैं कि एक आईवीएफ अगर मुझे प्रेगनेंसी दे जाता है, वेरी गुड, देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा बीज बनाएं, एक अच्छी मिट्टी में डालें, एक अच्छे वातावरण में रखें एंड हमें इस बार ही कुछ प्रेगनेंसी मिल सके। बट कभी कभी हर शरीर ईश्वर ने अलग बनाया है, कभी कभार हमारे बेस्ट एफर्ट्स सब में पूरे नहीं भी पड़ पाते हैं। ठीक है, सो ऐसे केसेस में आईवीएफ फेल हो सकता है। आईवीएफ इज नॉट अ 100% प्रोसीजर विद बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज या इवन गैजेट्स या स्टेट ऑफ द आर्ट लैब या अच्छे डॉक्टर्स की
होने के बावजूद भी IVF 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स में ही मैक्सिमली पॉजिटिव हो पाता है. इट इज़ नॉट 100%. सो डेफिनेटली दैट मीन्स कि 20 to 30% पेशेंट्स हमेशा ऐसे रह जाएंगे जो कि पहली बारी में IVF को सक्सीड नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे पेशेंट्स को हमारी ये सलाह रहती है कि अगर इस IVF ने मुझे प्रेगनेंसी नहीं दी तो भी ये मुझे बहुत सारी सीख दे के गया है. क्योंकि हमने क्या किया है, IVF में अब गमीट्स को शरीर के बाहर निकाला है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने स्टडी किया है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें भी समझ में आती हैं कि क्या कारण, प्रोबेबल कारण रहा होगा, कहाँ कमी रह गई होगी फर्स्ट साइकिल में. तो कई बारी सेकंड साइकिल में हमें समझ में आता है कारण, और हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करके जब चलते हैं तो हमें सेकंड नहीं तो थर्ड साइकिल में ऑलमोस्ट हमारे 90% पेशेंट्स तक के प्रेगनेंसी या बीटा एचसीजी पॉजिटिव तक के पहुंच सकते हैं. सो ये दुनिया का हर लिटरेचर, हर स्टडी, हर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रूव कर चुकी है आफ्टर स्टडी ऑन मिलियंस ऑफ पीपल कि जो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट होता है, मतलब एक IVF साइकिल, दूसरे IVF साइकिल, तीसरे, सबको अगर प्लस कर दें तो वो बढ़ता ही है. ठीक है. सो डेफिनेटली रिपीट साइकिल में जाने में फायदा रहता है. दिक्कत क्या आती है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो पैकेजेस लेके काफ़ी अच्छे जो क्लिनिक्स होते हैं वो पैकेजेस ऑफर करते हैं. सो पैकेजेस को अपनी जैसे कहते हैं इंश्योरेंस आपने ली है, वो करा के चलने में अच्छा रहता है, ताकि आप सेकेंड IVF साइकिल के लिए आपको फाइनेंशियली आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड ना फील करें, आप करा पाएं. उससे डेफिनेटली प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी स्टार्ट IVF इमीडिएटली और इज देयर अ वेटिंग पीरियड? देखिए ये अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फिक्स्ड रूल. ऐसा किसी के लिए भी नहीं होता है, पांचों उंगलियां भी अलग हैं. सो वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन. ये हर किसी का केस टू केस डिपेंड करेगा कि मैं उसको डायरेक्टली इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती हूँ या मुझे कुछ देर तक के इनको टैबलेट्स या कुछ इंजेक्शंस या कुछ टाइम दे के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करा के फिर ये स्टार्ट करना चाहिए IVF साइकिल. तो इसको हम प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं. ट्रीटमेंट हमारा क्या है, IVF. तो उससे पहले दी जाने वाली दवाएं तैयारी की, उनको हम प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं. और हर किसी का शरीर जब हम टेस्ट करते हैं तो एकदम सही होता है, सब रेडी पड़ा होता है, हम उसको डायरेक्टली नेक्स्ट साइकिल में IVF स्टार्ट कर सकते हैं या इवन सेम डे भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट कभी कभी हमें कोई सिस्ट मिल गई या कोई पॉलिप मिल गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मिल गई जिसके लिए पहले प्री ट्रीट करके चलना जरूरी है, तब हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि पहले आप ये दवा खा लीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर लेने की कोशिश करेंगे. सो अगेन यू शुड मीट योर डॉक्टर, और जो वो एडवाइस करते हैं उसको अच्छे से समझें कि वो क्या बता रहे हैं, और अपने केस में लेकर फिर आप जब सारा कुछ ऑप्टिमाइज करके चलेंगे, दैट इज व्हेन वी गेट द बेस्टेस्ट ऑफ रिजल्ट्स. सो आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, और हमारा समय की घड़ी भी यही बता रही है कि हमारा जो डेजिग्नेटेड हाफ एन आवर था वो खत्म हो गया है. आई होप मैं आज कुछ लोगों के सवाल या क्वेरीज को शांत कर पाई, उसको सही जवाब दे पाई. आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा और हम ये इस टाइप के लाइव सेशंस बार बार समय समय पर लेके आते रहेंगे. तो प्लीज़ अगले सेशंस के लिए भी कीप वॉचिंग आउट आवर पेज, एंड जब भी अनाउंसमेंट हो तो अगली बारी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको हमसे ज़रूर पूछें, टाइप करें, DM करें, लाइव सेशन में पूछें, लेकिन इग्नोरेंट नहीं रहें. मिथ्स में या गलत बिलीव्स में मत रहें. मिथ्स आगे की प्रोग्रेस को रोकते हैं, ट्रू फैक्ट्स हर किसी की आगे प्रोग्रेसिव बनाते हैं. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन. टिल देन, टेक केयर, प्लीज हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.